प्यारे दोस्तों, ये देखो मेरे पास क्या है। ये है अनाज के कुछ दाने, जैसे कि गेहूं का बना दलिया, मूंग, दाल, चावल, चने, और ये है हल्दी, और ये है तेजपत्ता। इन्हें कौन उगाता है? हाँ, किसान, जो कि हमारे समाज में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो हमें हमारा पेट भरने के लिए भोजन मुहैया कराते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें दूध आदि मुहैया कराने में मदद करते हैं। तो आज हम इन्हीं लोगों और उनके काम के बारे में बात करेंगे, जो कक्षा 12 की भूगोल की पुस्तक 1 के 5वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है प्राथमिक क्रियाएं। इस अध्याय के अंतर्गत हम जिन विषयों पर बात करेंगे वो हैं: पहला, प्राथमिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं; दूसरा, इनके प्रकार; और तीसरा, ये क्रियाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं आर्थिक क्रिया क्या होती है? मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। पर क्या आर्थिक क्रियाएं एक सी होती हैं? बिल्कुल सही, आर्थिक क्रियाएं एक सी नहीं होती हैं, बल्कि बहुत ही अलग अलग तरह की होती हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। दोस्तों, आज हम मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। ये क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिज के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। और पता है, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोगों का कार्यक्षेत्र घर से बाहर होने के कारण वे लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। आगे के अध्याय में आप और भी कॉलर के बारे में जानेंगे। तो आइए हम प्राथमिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कुल 5 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। पहला है आखेट एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। पहला, पशुओं का आखेट कर, और दूसरा, अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे और कंदमूल आदि को एकत्रित कर। हम सब जानते हैं कि आदिमकालीन मानव जंगली पशुओं पर निर्भर होता था। आज भी बहुत ठंडे और बहुत गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं। प्राचीन काल में आखेट पत्थर या लकड़ी के बने हुए औजार और तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। नए उपकरणों के बनने के बाद और जनसंख्या वृद्धि से मारे जाने वाले पशुओं की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर भी आ गई। क्या कभी सोचा है कि भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? अपने बड़े बूढ़ों से बात करना कि जब वे छोटे थे तो क्या उन्होंने जंगली जानवर देखे थे। मेरे पूछे गए सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। भोजन संग्रह और आखेट सबसे पुरानी आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों से किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पशुओं और पेड़ पौधों का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। इसमें भोजन
अधिशेष भी नहीं रहता है और प्रति व्यक्ति उत्पादकता, जिसे हम पर कैपिटा प्रोडक्शन भी कहते हैं, वह भी कम होता है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है, जैसा कि आप दिए गए मानचित्र में देख सकते हैं। पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशियाई एवं दक्षिणी चिली आते हैं। दूसरा है निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें अमेज़न बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्व एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल और औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। उदाहरण के तौर पे चमड़ा तैयार करना, रेशों से कपड़ा बनाना इत्यादि। दूसरा प्रकार है पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के बारे में सोचा। विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन या फिर व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तीसरी प्राथमिक क्रिया है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चरागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चरागाह क्षेत्र होते थे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट। अच्छा, तो ये बताओ मुझे कि बहुत ठंडी जगहों जैसे लद्दाख में कौन से पशु पाए जाते हैं? हाँ, याक। तुमने कभी याक को देखा है? नहीं? कोई बात नहीं। ये देखो याक की फोटो। यह बड़े से बैल जैसा पर ढेर सारे और लंबे लंबे बालों वाला होता है। आओ अब हम जानते हैं कि चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ पाया जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। चूंकि पशुचारक की क्रिया पशुओं पर टिकी होती है, नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर और सर्दियों में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को तुप प्रवास कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं? भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोगों के समूह गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। सर्दी में ठंड बढ़ने पर पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। ये गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोगों के चित्र हैं। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो हमारे देश में एक बहुत ही मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि भूटिया समाज से हैं? याद करने की कोशिश करो। तब तक हम पशु चारक क्रिया के बारे में बात करते हैं। भारत के
जैसे ही टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर और सर्दी में उत्तर से दक्षिण की ओर जलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। चौथा है वाणिज्य पशुधन पालन। जलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रदान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। इसमें फार्म भी स्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैला होता है और पूरे क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खालें और ऊन आदि वैज्ञानिक ढंग से रखे और बेचे जाते हैं। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हो कि वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ-कहाँ पाया जाता है? जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। पांचवी प्राथमिक क्रिया है कृषि। कृषि बहुत सारे कारकों पर आश्रित होती है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां भी देखी जाती हैं। चूंकि कृषि बहुत बड़े पैमाने पर किया जाने वाला कार्य है, इसलिए इसके बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं। कृषि की कुल 9 मुख्य प्रणालियां हैं जिन्हें हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। पहला है निर्वाह कृषि। इस प्रकार की खेती में खेती के क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का प्रयोग करते हैं। इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग और दक्षिणी पूर्व एशिया है। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत खाद का काम करती है। आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इस प्रकार की खेती स्थानांतरणशील कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका में और मेक्सिको में मिल्पा और मलेशिया व इंडोनेशिया में लाडांग कहा जाता है। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की खेती की जाती है और वहां इसे किस नाम से पुकारते हैं। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मॉनसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेती का आकार छोटा होता है और खेती के कार्य में किसान का पूरा परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है और यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस खेती में
प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। अच्छा, आपने पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा कि चावल उगाने के लिए किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों की ज़रूरत होती है। इस तरह की खेती कहाँ-कहाँ होती है, आप बता सकते हैं? आइए दिए गए मैप में देखें। दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मॉनसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मिट्टी और अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। इसलिए ऐसी जगहों पर कुछ और तरह के फसल उगाए जाते हैं। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरगम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं और दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार, बाजरा प्रमुखतः रूप से उगाए जाते हैं। इस तरह की खेती की अधिकतर विशेषताएं वो हैं जो चावल प्रधान कृषि की हैं। केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। दूसरा जो खेती का प्रकार है वह है रोपण कृषि। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया और खेती के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि, जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौध लगाई। आइए हम इस तरह की खेती के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, इस खेती की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध और तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण या फोकस किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं और यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पे ब्रिटेन वासियों ने भारत और लंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग विकसित किए। तीसरा प्रकार है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, हालांकि अन्य फसलों जैसे मक्का, जौ, राई और जई भी बोई जाती है। इस खेती में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर आप सोचें। इस प्रकार की खेती का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पम्पास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में है। चौथा है मिश्रित कृषि। क्या आप इसके नाम से अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार की खेती में क्या होता है? इस खेती में खेतों का आकार मध्यम होता है, जिसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़ और सूअर आदि
आय के मुख्य स्रोत हैं। शस्यावर्तन जिसे हम क्रॉप रोटेशन और अंतः फसली कृषि जिसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देके बताती हूँ कि क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। आप इस कागज़ को मान लें कि ये कागज़ जो है वो खेत है हमारा। अब अगर क्रॉप रोटेशन या जो हमें शस्यावर्तन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें चावल की खेती करेंगे। ठीक है, एक ऋतु में ये चावल की खेती हमारी उसकी पैदावार हो गई। फिर क्या करेंगे हम, जब हमने उस फसल को काट लिया तब हम या तो इसको खाली छोड़ देंगे या फिर इसमें कुछ ऐसे फसल उगाएंगे जो कि मिट्टी की उर्वरकता को फिर से वापस ला सकते हैं। जैसे कि हम इसमें मूंग की फसल उगा देंगे या फिर हम इसमें चना भी उगा सकते हैं या फिर हम इसमें दाल की भी फसल उगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक के बाद एक अलग अलग तरह की फसल उगाने से जो मिट्टी की उर्वरकता रहती है वो बनी रहती है और वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती, उसकी जो उर्वरकता है कम नहीं पड़ जाती। ये था शस्यावर्तन। अब हम जानेंगे अंतः फसली कृषि किसे कहते हैं या इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं। अगर ये हमारा खेत है तो हम इंटरक्रॉपिंग या अंतः फसली कृषि में क्या करते हैं कि एक जो है हम एक लाइन जो है वो एक तरह की फसल उगाए या कुछ दूर पे हमने एक तरह की फसल उगा दी, साथ में हम किसी और तरह की फसल भी उगा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सपोज हमने इसमें हल्दी उगा दी और फिर हमने मान लो थोड़े से में तेज पत्ता उगा दिया। इससे क्या हुआ कि एक ही खेत में हमने चावल भी उगाया, हमने हल्दी भी उगाई और हमने तेज पत्ता भी उगाया। तो ये जो हमने उदाहरण देखा वो देखा कि शस्यावर्तन किसे कहते हैं या क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं और अंतः फसली कृषि किसे कहते हैं या फिर इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस सेशन के दौरान जाना कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं और उसमें कृषि और पशुचारण, पशुपालन, इन सब तरह की कुछ जो क्रियाएं हैं वो हमने जानी। अगले सेशन में हम कृषि के और जो प्रकार हैं जो रह गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।